फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला में लास्ट वीडियो में हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात किया था। हमने ये बताया था कि कुल आयोजित होने वाले गोलमेज सम्मेलनों की संख्या कितनी थी, 3 थी। लेकिन हमने यह भी जो है आपको जानकारी दी थी कि इंटेंशन शुरू से ही 3 गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का नहीं था। पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, जब उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो फिर जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, निष्कर्ष नहीं निकला फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, और निष्कर्ष जब नहीं निकला तो फिर ब्रिटिश की सरकार के द्वारा अपनी तरफ से एक श्वेत पत्र की घोषणा की जाती है और उसी श्वेत पत्र के आधार पर एक अधिनियम पारित होता है। उसी अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम कहकर पुकारा जाता है। सरकार अधिनियम यह एक इतना महत्वपूर्ण अधिनियम है कि आप इस बात को समझ लीजिए कि वर्तमान भारत का जो संविधान है, यद्यपि उसके भिन्न भिन्न प्रावधान हमने भिन्न भिन्न देशों के संविधानों से लिया है, लेकिन जब भी सवाल आपसे पूछा जाए कि वर्तमान भारत के संविधान के अधिकांश प्रावधान वो किससे लिया गया, कौन से अधिनियम से लिया गया, तो उसका सही जवाब भारत सरकार अधिनियम होगा। तो लगभग 200 से ज्यादा प्रावधान भारत सरकार अधिनियम के मतलब एज इट इज जो है वो क्या है कि भारत के संविधान में ले लिया गया। तो भारत का जो सरकार अधिनियम है, यह ब्रिटिश शासन काल के दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित होने वाला एक ऐसा अधिनियम था जिसकी अधिकांश बातें हमने स्वतंत्र भारत के संविधान में अपनाया। आज की इस क्लास में हम सब बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम के बारे में। और भारत सरकार अधिनियम, हालांकि अगर देखा जाए तो इसमें जितना मतलब अंदर जाएंगे तो उतना उलझाव एक पैदा होता है, एक उलझन सी पैदा होती है। लेकिन फिलहाल मैं उसकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं जिससे संबंधित सवाल अक्सर जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज के इस क्लास में हम सब डिस्कस करेंगे। मोटे तौर पर पहले से ही जैसा कि मैं आपको हर वीडियोस में सबसे पहले मैं प्रस्तावना बनाता हूं, प्रीफेस बनाता हूं कि आज के इस वीडियो में मैं क्या क्या बतलाने वाला हूं। तो भारत सरकार अधिनियम के अगर उसके मुख्य मुख्य प्रावधानों की बात करें तो उसमें जो है सबसे पहला प्रावधान है कि यह एक लंबा प्रलेख वाला अधिनियम है, डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद दूसरी विशेषता यह प्रस्तावना रहित अधिनियम है, यानी कि सामान्य तौर पे क्या होता है कि जब भी कोई विशाल संविधान या कोई भी हम पुस्तक लिखते हैं, कोई भी अगर हम संविधान लिख रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि बड़ा सा संविधान है और कोई भी पाठक जब तक पूरा संविधान नहीं पढ़ेगा, पूरी पुस्तक नहीं पढ़ेगा, तब तक यह पता ना चले कि इस पुस्तक के लेखन का उद्देश्य क्या है, इसकी जो है तो वो जो है वो क्या है कि वो एक कठिन काम हो जाएगा कि बिना पढ़े आप यही नहीं समझ पाए कि उसका उद्देश्य क्या है। तो जाहिर सी बात है इसके लिए क्या होता है कि हम लोग शुरू में ही कुछ एक पृष्ठ जोड़कर हम जो है ये बतलाना चाहते हैं, जो लेखक है वो ये बतला देना चाहता है कि इस संविधान में या इस पुस्तक में हमने किन किन बातों को पिरोया है। वही क्या होता है कि किसी संविधान की प्रस्तावना कहलाता है, किसी भी पुस्तक का उद्देश्य का प्रस्तावना, उसी को आमुख कहकर पुकारा जाता है, उसी को प्रीफेस कहकर पुकारा जाता है। तो वास्तव में 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था वो प्रस्तावना रहित अधिनियम था, ठीक है, प्रलय प्लस उसके बाद दोहरा। इसके बाद क्या हुआ, इस अधिनियम के अंतर्गत 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में लागू जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी उसके परित्याग की बात की गई। डिटेल में बात करेंगे, अभी बताऊंगा मैं फिर से एक बार कि क्या वास्तव में जो है द्वैध शासन था। हालांकि मैंने होम रूल आंदोलन के क्रम में इसका जिक्र किया था, लेकिन फिर से हम एक बार जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि वो जो द्वैध शासन जो प्रांतों में लागू था उसको वहां पे समाप्त करके उसको ले जाया गया कहां पे, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की, जिसको डुअल गवर्नमेंट कहा गया, जिसको डायआर्की कहकर पुकारा गया। तो वहां पे जाके जो है स्थापित किया जाता है। इसके बाद देखेंगे, ठीक है, दोहरे द्विसदनीय विधायिका की बात करें अगर, ठीक है ना, तो आप यहां पे देखिए 2 हाउसेस लेजिस्लेचर। जैसे कि अगर हम केंद्र की बात करें तो वहां पे जो हमारे देश का जो पार्लियामेंट है वो द्विसदनीय है, इसको बाइकामेरल भी कहा जाता है, इसको 2 हाउसेस लेजिस्लेचर कहकर भी पुकारा जाता है, और इसमें एक लोकसभा एक राज्यसभा है। तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था पहले से ही कर दी गई थी, लेकिन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत अब जो है कुछ प्रांतों में भी द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। ऐसे प्रांतों की संख्या 6 थी। आज भी पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कह सकते हैं कि अगर एट प्रेजेंट कहें, अगर वर्तमान के समय की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 स्टेट है।
लेकिन सारे स्टेट में 2 हाउसेस लेजिस्लेचर नहीं है, कुछ ही राज्यों में है, इसके बारे में आपको जो है पता होगा, ठीक है ना। तो कुछ ही राज्यों में है, वो राज्य जो है वो क्या है कि सारे राज्यों में नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उसी तरह से 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत भी जो है कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की बात की गई, ठीक है। वो 6 प्रांत कौन कौन से थे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या है कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको आज हम कहते हैं भारत में एक संघीय शासन की व्यवस्था है, हालांकि जो है कंप्लीटली नहीं है, इसको क्वासी फेडरल कहा जाता है केसी बियर के द्वारा, ठीक है ना। तो क्या, लेकिन फिर भी भारत के इतिहास में संघीय शासन की एक परिकल्पना की बात जो है वो किस में की गई, आपका जो है वो क्या है कि नेहरू रिपोर्ट में भी किया गया था, जब हमने कहा था डोमोनी, है ना, डोमोनी आर्मता भाषण संसद, ठीक है ना। तो जो संघीय शासन की व्यवस्था जो नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, उसमें शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच, संघ और राज्य के बीच किया गया था, और अवशिष्ट अधिकार किसको देने की बात की गई, प्रांतों को देने की बात की गई, ठीक है ना। अब यहां पे 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत फिर से फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई। तो यहां पे अवशिष्ट अधिकार किसको दिया गया, हम लोग आज के क्लास में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसी अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को जब फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई, जब केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात की गई, तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के क्रम में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा, इसके लिए जाहिर सी बात एक फेडरल कोर्ट की जरूरत थी। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना की भी जो है वो क्या है कि बात की गई, उसका प्रावधान किया गया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा कि इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत से बर्मा को अलग करने की बात जो है वो की गई, ठीक है। ये सब मोटे मोटे तौर पे जो है वो क्या है कि इसके जो फीचर्स है, इसकी जो विशेषता है, जिससे सवाल जो है पूछे जाते हैं, वो है उसके बारे में हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो सवाल है, ठीक है, उन सवालों पर भी जो है ध्यान देंगे। किसी ने बच्चे ने मतलब जो है एक कमेंट सेक्शन में उन्होंने क्या है कि ये किया कि आप सर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो है बनाया करिए। मैं जो है वो क्या है कि मैं बात आपकी समझता हूं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड हर चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 25-25 क्वेश्चंस की जो है वो बात करूं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। उसका पूरा जो है प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, उसका पूरा कंटेंट जो है वो रेडी हो रहा है, और आप सब जो है वो क्या है कि बस अटेंटिवनेस जो है अपनी बनाए रखिए, ध्यान अपनी बनाए रखिए, अपनी जो है कह सकते हैं कि वीडियोस को आप पूरा देखिए, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट को समझिए जो मैं बतलाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं जो क्लास में बतलाता हूं उसी पूरा जो है, शुरू में काफी दिक्कतें आई ऑफलाइन से ऑनलाइन में, अपनी पूरा जो है स्पिरिट जो मैं ऑफलाइन क्लास में जो है वो क्या है कि वहां पे बतलाता था या वहां पे देता था, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ऑनलाइन में एडजस्ट कर गया हूं, और यहां पर अब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो क्या है कि नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम मतलब होता है, देखिए जब ऑफलाइन से ऑनलाइन में आते हैं तो आपको मेंटली जो है वो प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कैमरे को ये मानना पड़ता है कि आप जो बच्चे हो, हमारे स्टूडेंट्स हो, कैंडिडेट्स हो, ये कैमरा ही पूरे आप सारे बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं इसी को समझाने की पूरी तरह से कोशिश करता हूं, ठीक है ना। और इसी को समझाने का मतलब है मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये जो है वो क्या है कि ये सोचना, इस सोच में अपने को ढाल पाना, ये एक प्रकार से जो है वो काफी दिक्कतें आती है। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, बट ऑनलाइन में उनकी जो है थोड़ी सी दिक्कतें वो आती है, शुरुआती दिनों में खासकर रहती है। तो फिलहाल इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमने यहाँ पे लिखा है भारत सरकार अधिनियम 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। इसको जो है जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहकर पुकारा था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम के बहुत सारे प्रावधान थे जो वास्तव में इंडिया के दृष्टिकोण से इररेलेवेंट थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जिसने भारत के कह सकते हैं कि जो राजनीतिक संरचना है, भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था को एक डायरेक्शन देने का भी काम किया था, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके जो फीचर्स हैं, इस फीचर्स का अगर आपको कोडिंग रटना हो, ठीक है ना, ये देखिए अभी हमने यहां पे मैं खड़ा होकर एक लाइन में करीब करीब सारे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि प्रश्न या सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की हमने चर्चा कर दी, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए ये चीज क्यों ऐसा हो पाया, तो इसका
हमने एक कोडिंग बनाई है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसको कर सकते हो। और वो कोडिंग है प्रलय प्रस दोहरे द्विसद मता संग न्याय बर्मा। ठीक है, प्रलय प्रस दोहरे द्विसद मता संग न्याय बर्मा मेरा अपना एक आकलन है, एक एजम्पशन है। वो क्या है कि इसी से करीब करीब प्रश्न आ जाते हैं इसमें जो है, और सामान्य तौर पे, ठीक है ना, प्रलय प्रस दोहरे द्विसद मता संग न्याय बर्मा। ठीक है, प्रलय का मतलब है प्रलेख। ठीक है, ये क्या है हम आपको बताएंगे। प्रस से हो गया प्रस्तावना रहित हो गया, तो प्रलय हो गया प्रलेख, प्रस से प्रस्तावना रहित हो गया, दोहरे से दोहरा या द्वैध शासन हो गया। ठीक है, इसको डुअल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको प्रस्तावना रहित है, ये प्रीफेसलेस है, इसमें उद्देश्य का आमुख है, और कह सकते हैं कि प्रस्तावना की अलग से कोई बात नहीं की गई। इसमें जो है दोहरा या द्वैध शासन की बात की गई, इसमें डुअल गवर्नमेंट की बात की गई, इसमें द्विसदनीय विधायिका टू हाउसेस लेजिस्लेचर की बात की गई, जिसको बाइकामेरल कहा जाता है। ठीक है ना, इसको जो है बाइकामेरल कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इसका जो है जहां पे एक, ये हम लोग जब संसद वाला देखेंगे ना क्रम में जो है, वहां पे हम बात बताएंगे। ये बाइकामेरल हो गया यानी द्विसदनीय, और यूनिकामेरल हो जाएगा, यूनिकामेरल जो है वो हो जाएगा एक सदनीय विधायिका। ठीक है, तो द्विसदनीय विधायिका बाइकामेरल, यूनिकामेरल, इसी को टू हाउसेस लेजिस्लेचर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद मताधिकार को बढ़ाने की बात, मता से मताधिकार, संघ से संघीय शासन हो गया, न्याय से संघ न्यायपालिका, फेडरल कोर्ट हो गया। और आप ये समझिए ये फेडरल कोर्ट ही जो है वर्तमान भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना, उस सुप्रीम कोर्ट का एक कह सकते हैं कि पूर्व पीठिका जो है वो इसे माना जा सकता है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट इस समय प्रीवी काउंसिल था। और जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, ठीक है, उसके पहले जो है क्या हुआ कि एक अधिनियम पारित करके जो न्यायपालिका का जो एक प्रीवी काउंसिल को जो सुप्रीम राइट था, सुप्रीम जो है वो क्या है कि जजमेंट देने का जो राइट था, उस राइट को खत्म किया गया। और तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट था तब जाके एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट हुआ। तो ये फेडरल कोर्ट है, बर्मा को हिंदुस्तान से अलग करने की बात की गई। तो प्रलय प्रस दोहरे द्विसद मता संघ न्याय बर्मा। ठीक है, प्रलय से प्रलेख हो गया, प्रस से प्रस्तावना रहित हो गया, दोहरे से दोहरा या द्वैध शासन हो गया, द्विसदनीय विधायिका हो गया बाइकामेरल या एक सदनीय अगर होगा तो उसको यूनिकामेरल कहा जाएगा। मताधिकार को जो है फ्रेंचाइजी को बढ़ाने की बात की गई। ठीक है, संघ हो गया संघीय शासन, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई। और फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी व्यवस्था, जो भी कह सकते हैं कि विवाद होता है, उसके सॉल्यूशन के लिए एक फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की बात की गई। और इसी अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को हिंदुस्तान से अलग करने की बात की गई। अब अलग अलग देखेंगे। पहली जो बात की थी हमने उसमें बताया था कि यह एक लंबा प्रलेख वाला अधिनियम था। ठीक है, यह एक लंबा प्रलेख वाला अधिनियम था जिसमें 321 धाराएं, 10 परिशिष्ट और 14 भाग शामिल थे। ठीक है, जिसमें 321 धाराएं, 10 परिशिष्ट हो गया, 14 भाग, 10 अनुसूचियां हो गई। ठीक है, ये एक प्रकार से आप कल्पना कर सकते हो, आप इस पर जो है मतलब जो है आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक अधिनियम जिसमें 321 धाराएं हो, जिसमें 10 परिशिष्ट हो, 14 भाग हो, ठीक है, इतना बड़ा, मतलब आप कह सकते हो कि यह अधिनियम कम संविधान कहीं ज्यादा था। ठीक है, यह अधिनियम कम संविधान कहीं ज्यादा था। और इसमें इतना मतलब एक एक चीज हिंदुस्तान की कह सकते हैं कि छोटी छोटी चीजों का एक एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या है कि दिया गया। और आप सोच सकते हैं कि जब आप सोचो कि हमारे देश के संविधान को विशाल बताने वाले पाश्चात्य जगत के जो विचारक हैं, जो हिंदुस्तान के संविधान की इस आधार पे आलोचना करते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आई भारत के संदर्भ में एक अधिनियम बनाने की, तो आप अधिनियम में 321 धाराओं की बात कर रहे हो। और आप सोचो कि उस समय जब आपकी बारी थी तब हिंदुस्तान से रिलेटेड जो है वो क्या है कि आपने इतना बड़ा एक अधिनियम ही बना डाला। तो जब हमारे देश का संविधान बना तो 321 जो धाराएं वाला जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, वहां पे तो सिटीजनशिप जैसी कोई मुद्दा जो है वो क्या है कि वहां पे ये नहीं था। ठीक है, वहां पर जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे कोई मुद्दे जो है वहां पर नहीं थे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का उतना आप जो है कुशासन कर रहे हो, हिंदुस्तानियों का दोहन कर रहे हैं, हिंदुस्तान पर जुल्म कर रहे हो, तो यहाँ के ह्यूमन राइट्स की बात तो आप करोगे नहीं। तो 1935 के अधिनियम में ये सारी चीजें नहीं थी इसमें जो है। तो अब आप सोच सकते हो जब आपको
पहले आपको अवसर मिला हिंदुस्तान के लिए एक अधिनियम बनाने का, तो आपने इतना बड़ा अधिनियम बना दिया। और जब हिंदुस्तान के लोगों ने खुद का अपना संविधान बनाया और जब इतना बड़ा बना संविधान, तो आप ये कहते हो कि बहुत विशाल संविधान है, इतना विशाल संविधान नहीं होना चाहिए। तो ये एक बड़ा जो है कह सकते हैं कि एक यहाँ पर जो है एक डबल, जिसको कहते हैं ना डबल, जो मतलब जो है अलग अलग एक ओपिनियन है, एक चीज को दोहरे मापदंड से देखने का, इसी को कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, ठीक है ना। दोहरे मापदंड के आधार पर देखने की जो है वो क्या है कि यहां पर एक कोशिश है, ठीक है। तो भारत का संविधान जो है, तो यहां पे ध्यान रखना है कि जब प्रलेख की बात होगी तो प्रलेख मतलब प्रलेख, यह एक लंबा प्रलेख वाला अधिनियम है, ठीक है, जिसमें 321 धाराएं, 10 परिशिष्ट, 14 भाग थे, ठीक है, और 10 अनुसूचियां इसमें शामिल थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं, इसकी विशेषता में ये कह सकते हैं कि यह अधिनियम कम, संविधान कहीं ज्यादा था, ठीक है। तो इसकी पहली विशेषता हो गई, ये याद रखिएगा। दूसरी विशेषता है प्रस्तावना रहित अधिनियम, इसको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। ये प्रीफेस लेस है। अब आप सोचो कि क्या इतना बड़ा संविधान बना और उसमें प्रस्तावना ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में अलग से उसके लिए प्रस्तावना की बात नहीं की गई, लेकिन उसमें यह कहा गया कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की जो प्रस्तावना होगी वो प्रस्तावना वही होगी जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है, उसकी जो प्रस्तावना है वही प्रस्तावना 1935 के भारत सरकार अधिनियम की है। अब सवाल फिर उठेगा, सवाल ये उठेगा कि भाई 1919 के अधिनियम जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, जिसे भारत सरकार अधिनियम कहा जा रहा है, उसके जो है उसका प्रीफेस क्या था? तो उसका प्रीफेस वही है जो मॉन्टेग्यू घोषणा में कहा गया। अब आप समझो फिर मॉन्टेग्यू घोषणा क्या है। मॉन्टेग्यू घोषणा जो है वो कब की गई? तो होम रूल आंदोलन जब हुआ, तो होम रूल आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत सचिव उस समय के मॉन्टेग्यू ने उसकी घोषणा की थी 20 अगस्त 1917 को। और मॉन्टेग्यू घोषणा में जो बातें की गई वही 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना थी। और यही जो है प्रस्तावना किसका हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम का। तो भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 का वो प्रस्तावना रहित तो है, लेकिन उसकी प्रस्तावना वही होगी जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम की थी। ध्यान रखिएगा कि 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसे एक अन्य नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से पुकारा जाता है, जबकि 1935 का भारत सरकार अधिनियम उसको 1935 का भारत सरकार अधिनियम ही कहा जाता है। तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसकी जो विशेषता थी, उसकी जो कह सकते प्रस्तावना थी, वही प्रस्तावना होना था किसका? 1935 की संविधान 1935 के अधिनियम की प्रस्तावना। तो 1935 के अधिनियम की प्रस्तावना एक प्रकार से क्या हो जाएगा? मॉन्टेग्यू घोषणा। जस्ट लाइक इसको समझाने के लिए हमने अलग से जो है वो बनाया। देखिए 1916 है, ठीक है, ये सब हमने पहले से बनाया क्योंकि यहाँ पे लिखने में बहुत वक्त लगता है, ठीक है, तो इसलिए हमने पहले से लिख दिया। हमारे दिमाग में जो खाका है, जो फीचर्स है, वो हमने पहले से लिख दिया, हमने आपको समझा दिया। यहाँ पे फिर से समझिए 1916 का होम रूल आंदोलन। 1916 के होम रूल आंदोलन में हमने क्या बात बताई थी? हमने ये बताया था होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था, ठीक है, होम रूल आंदोलन के वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है ना। होम रूल आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का जो शासन है वो हम भारतीयों के द्वारा चलाया जाए, इस बात का अधिकार हासिल करना होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था। यानी ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए शांतिपूर्ण और संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत भारत का शासन हासिल करना, भारतीयों के द्वारा भारत का शासन चलाया जाए, इस बात का अधिकार हासिल करना, यह होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था। और यह आंदोलन कैसे चलना था? शांतिपूर्ण और संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत। और क्या यह पूर्ण आजादी की बात थी? नहीं, यह पूर्ण आजादी की बात नहीं थी। इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई। इसमें कहा गया ब्रिटिश शासन के अधीन, यानी कि आप रहो, लेकिन क्या है कि हम ये चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान चूंकि हमारा घर है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि हमारे घर का जो शासन है ना हम भारतीय चलाएं। आप बने रहो, आपको मैं भगाना नहीं चाहता हूं, आपको मैं खदेड़ नहीं रहा हूं, आप बने रहिए, मैं आपके सबऑर्डिनेट के रूप में अपने हिंदुस्तान का शासन, अपने घर का शासन खुद चलाना चाहता हूं। यही होम रूल आंदोलन का उद्देश्य था, ठीक है। अब होम रूल आंदोलन चला तो दिया गया, लेकिन क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ? 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू
घोषणा। मॉन्टेग्यू, उसके बारे में बताया था हमने कि ये मॉन्टेग्यू उस समय भारत का सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो पोस्ट था, ये पोस्ट क्रिएट कब हुआ था? 1858 के भारत प्रशासन अधिनियम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया, ये 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसके अंतर्गत भारत का जो शासन था कंपनी के हाथ से लेकर ब्रिटेन की महारानी या सम्राट के हाथों में कर दिया गया। कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। ठीक है, उसी में क्या था कि एक ब्रिटेन में एक पोस्ट क्रिएट किया गया जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जैसे भारत सचिव कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, तो भारत सचिव का पोस्ट वहीं से चला रहा था। और मॉन्टेग्यू जो 20 अगस्त 1917 ईस्वी को जो मॉन्टेग्यू ने घोषणा की, वो मॉन्टेग्यू कौन थे? वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, जो ब्रिटेन में रहते थे और भारत में भारत का जो शासन गवर्नर जनरल के माध्यम से संचालित होते थे, उसकी वो एक प्रकार से इंस्पेक्शन करते थे, उस पर एक ओवरव्यू रखते थे। तो मॉन्टेग्यू ने वहां से घोषणा की 1917 ईस्वी में, जिसको मॉन्टेग्यू घोषणा कहा गया। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया? इसके अंतर्गत कहा गया, भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने यह कहा कि ब्रिटिश सरकार की यह नीति है कि भारतीय प्रशासन में भारत की जनता को भागीदार बनाया जाए और स्थानीय संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास किया जाए। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की यह नीति है कि भारतीय प्रशासन में भारत की जनता को भागीदार बनाया जाए। मांग यही थी ना कि भारत का शासन भारतीयों के द्वारा चला जाए। और मॉन्टेग्यू क्या कर रहा है कि ब्रिटिश सरकार की यह नीति है कि भारतीय प्रशासन में भारत की जनता को भागीदार बनाया जाए और स्थानीय संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास किया जाए। ध्यान रखिएगा, मैं जिस वर्ड को बहुत इम्फेसाइज करता हूं ना, बहुत इम्फेटिकली जो है कहता हूं, उसके पीछे मकसद होता है हमारा, उसके पीछे उद्देश्य होता है। मुंह टेढ़ा करना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है इम्फेसाइज करना। जब आप किसी चीज पे ज्यादा प्रेशर दे के बोलते हो ना, तो थोड़ा मुंह जो है वो टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता है। और टेढ़ा मेढ़ा इसलिए करना पड़ता है ताकि आप समझ जाए कि हाँ ये एक इंपॉर्टेंट। जब मैं कह रहा हूं क्रमिक रूप से, तो क्रमिक का मतलब है ग्रेजुअली, यानी कि ये कह रहे कि भारत के प्रशासन में हम भारतीयों को शामिल करना तो चाहते हैं, लेकिन एक साथ हम पूरा अधिकार छोड़कर आपको दे दें, हैंड ओवर कर दें, ऐसा नहीं होगा। अब वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि भाई भारत के लोग शासन करना कभी जानते ही नहीं थे। ठीक है, हमने तो इसको धीरे धीरे शासन करने की कला सिखा रहे हैं। ठीक है, अगर हमें एक साथ पूरा अधिकार दे देंगे तो पूरी व्यवस्था चिरबरा के रह जाएगी, इसलिए मैं धीरे धीरे दूंगा। थोड़ा अधिकार दिया, अगर उसमें प्रूफ कर दिया और अधिकार दूंगा। तभी तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत लागू जो व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए साइमन आयोग को भेजा गया था ना। साइमन आयोग ये देखे कि जो व्यवस्था हमने लागू की थी भारतीय, कितना उसमें खरा उतरे, और खरा अगर उतरे हैं तो भविष्य में और कितना अधिकार दिया जाए, इस बात का ही तो मूल्यांकन करना साइमन आयोग का मकसद था ना। तो वही चीज यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भारतीय उनको पूरा अधिकार एक साथ नहीं देंगे। आप इस तरह से कहते थे, आप सदियों से आप इसका इतिहास उठा के देख लीजिए कि भारत पर जो है कभी ईरानियों का, कभी यूनानियों का, शकों का, पहलवों का, कुशानों का, अरबों का, तुर्कों का, मंगोलों का शासन रहा। सब ने शासन, यानी भारत के लोग शासन करना नहीं जानते थे, भारतीयों को शासन करना आता ही नहीं था। ये परलोक में रमे रहने वाले लोग थे। ये मोक्ष कैसे मिले इस पर जो है ज्यादा मतलब कह सकते गौर करते थे। ये पलायनवादी थे। पलायनवादी मतलब संसार से भागने की, ये जो है संसार में रमे रहने की बात नहीं करते थे। कहते संसार दुखमय है, संसार में जन्म लेना ही दुखमय है, तो जन्म पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति जब मिलेगी तभी अस्थाई सुख, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो पाएगी। इसलिए ये लोग मोक्ष प्राप्त करने में रमे रहते हैं, सांसारिक जो है वो कार्यों में निर्लिप्त रहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा इसीलिए हिंदुस्तान के लोग जो है शासन करना नहीं सीख पाए, इसलिए आक्रमण होता रहा, सबने भारत पर शासन करते रहे। ठीक है, तब वो क्या कहते हैं, उन्होंने फिर अंग्रेजों ने कहा इसलिए हिंदुस्तान पर शासन करके हम हिंदुस्तानियों को शासन करने की कला सिखाना चाहते हैं। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में क्या हुआ? इन्हीं परिस्थितियों में जब वैशाली के लिच्छवी वंश की जानकारी हिंदुस्तानियों को मिली, जब कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी मिली, तब उन्होंने पलट कर जवाब देना स्टार्ट किया। यहीं से देखिए शासन, जो राष्ट्रवाद, जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट इसी वजह से धीरे धीरे यहाँ पे मैच्योर्ड होने लगता है, यहाँ पे परिपक्व होने लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब देखा वैशाली के लिच्छवी वंश के बारे में देखा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को जब पढ़ा, तो देखा कि तब समझ में आया
कि भारत के लोग शासन करना नहीं जानते थे। फिर जो है 4 पुरुषार्थ के बारे में पढ़ा, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में, 4 आश्रमों के बारे में पढ़ा, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। तो ब्रह्मचर्य भी है, गृहस्थ की भी बात कर रहे हैं, तो गृहस्थ में जीवन में क्या सांसारिक जिम्मेदारियों से भागने की बात नहीं की गई है, लेकिन निर्लिप्त भाव से करने की बात की गई। ठीक है, इसी प्रकार जब हम धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या दिखाती है यहां पे, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के लोग शासन करना भी जानते थे। और दूसरी बात कि अध्यात्म और भौतिकतावाद के बीच कैसे जो है सामंजस्य स्थापित किया जाए, कैसे कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए, इस बात की कला जानते थे। भारतीय तो और भी महान थे, तो भारत के लोगों को गर्व हुआ, उन्हें लगा कि ये कैसे हो सकता है कि भारत के लोग शासन करना नहीं जानते थे। अरे दुनिया का ओल्डेस्ट रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है हिंदुस्तान में लागू था, वैशाली में, लिच्छवी वंश में। ठीक है, हिंदुस्तान में जो है मैं कह सकते दुनिया के ओल्डेस्ट जो है एग्जाम्पल है कि यहाँ के शासन करने के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तकें लिखी गई। तो ये तमाम तरह की जो है वो क्या है कि जब इस तरह की बातें हुई तो भारतीयों ने गर्वान्वित महसूस किया और उनको लगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भारत सरकार अधिनियम की जो प्रस्तावना के कॉन्टेक्स्ट में जो बात की गई कि भारत के लोग शासन करना नहीं जानते थे, इसलिए हम एक साथ नहीं देंगे, हम देना चाहते हैं लेकिन एक साथ नहीं देंगे, धीरे धीरे देंगे। यही है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की प्रस्तावना। कौन सी प्रस्तावना? जो 1919 के अधिनियम का है। 1919 के अधिनियम की कौन सी प्रस्तावना है? जो मॉन्टेग्यू घोषणा में। और मॉन्टेग्यू घोषणा में क्या कहा गया जो उसकी प्रस्तावना है? तो वो कहा गया कि ब्रिटिश सरकार की यह नीति है कि भारतीय प्रशासन में भारत की जनता को भागीदार बनाया जाए और स्थानीय संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास किया जाए। क्रमिक रूप से, ग्रेजुअली करेंगे, वही थोड़ा अधिकार देंगे, फिर देखेंगे खरा उतरे कि नहीं, अगर उतरे थोड़ा और अधिकार देंगे, फिर खरा उतरे फिर और अधिकार देंगे। और ये कहेंगे कि 1947 में हमने हिंदुस्तान को आजाद किया, क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि मैं धीरे धीरे दूंगा, शासन करना आया थोड़ा और दूंगा, फिर शासन करने से अपने सिद्ध कर दिया और दूंगा। और 1947 में हमने देखा कि चलो अब भारतीय जो है शासन करना अब सीख ही गए, अब हिंदुस्तान से चलते हैं, हमारा यही तो पर्पस था, हम तो भारतीयों को शासन करने का सिद्धांत सिखाने आए थे। समझ में बात है, इसको व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि भारत के लोग सदियों से दलित, कुचला, मतलब जो है अंधविश्वासी, रूढ़िवादी जो है कंट्री रहा है, सांप सपेरों का देश रहा है, बंदरों का देश रहा है। ठीक है, यहाँ के लोग परलोक में, मतलब तमाम तरह की ये जुमले जो गढ़े थे, ठीक है, अपने शासन के औचित्य को सिद्ध करने के लिए, ठीक है, उन्होंने इतने सारे जुमले गढ़े थे। ठीक है, वो सब जो है वो क्या हुआ कि उसी के तहत उन्होंने कहा कि 1947 में हिंदुस्तान को आजाद कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि आप शासन करना सीख गए और शासन करने की यही तो सिखाने मैं हिंदुस्तान आया था। मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, हमने फिर से भारतीयों को शासन सौंप दिया और मैं फिर अपने देश वापस चला गया। हमने तो इतने सारे ग्रेट काम किए, हमें कैसे कह सकते हैं भारतीय कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया? तो ये तमाम तरह की जो है बातें थी। ठीक है, तो समझ में बात आ गई कि भारत सरकार अधिनियम की प्रस्तावना रहित हम कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि वही प्रस्तावना होगी, अलग से कोई जिक्र नहीं करेंगे, उसमें साफ जगह अलग से जिक्र नहीं करेंगे, वही प्रस्तावना होगी जो भारतीय जो है समझ ले जो 1919 का था। क्या था 1919 का? वही जो क्या, यानी कि ब्रिटिश सरकार चाहती है कि आप प्रशासन में शामिल होइए, लेकिन धीरे धीरे देंगे और ब्रिटिश शासन और एक दिन जो है फिर हमको आपको पूरा देंगे। ठीक है ना, तो ये चीज हो गया, इसी को मॉन्टेग्यू घोषणा किया गया और इससे घोषणा किया। फिर इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो है पारित हुआ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में, और हमने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। विषयों को ट्रांसफरेबल रिजर्व में बांटा गया और रिजर्व विषय का शासन गवर्नर को काउंसिल के माध्यम से करना था, जबकि ट्रांसफरेबल विषय का शासन गवर्नर को इलेक्टेड बॉडी के माध्यम से, और इसी इलेक्टेड बॉडी में सबसे पहली बार भारतीयों को शामिल किया जाना था। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। फिर 1935 का अधिनियम आया, तो 1935 के अधिनियम में कहा गया कि प्रांतों में जो द्वैध शासन इसको खत्म करो, केंद्र में ले जाओ। भी आगे देखेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए पहले प्रस्तावना रहित अधिनियम था, इसमें प्रस्तावना की अलग से बात नहीं की गई थी, इसकी प्रस्तावना वही होना था जो कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम का था। ठीक है, ये बात हमने बता दी, ये भी हमने डायग्राम आपको समझा दिया। ठीक है ना, अब इसके बाद देखिएगा कि तीसरी बात है दोहरा या द्वैध शासन। ठीक है, दोहरा या द्वैध शासन की भी बात समझिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, इसमें था प्रांतों में लागू द्वैध शासन के समापन की बात की गई, और यह द्वैध शासन कब लागू हुआ था? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है,
अब जो है ये द्वैध शासन प्रांतों में तो खत्म कर दिया गया, अब इसको कहां पे ले जाना था, केंद्र के पास। अब यहां पे समझिएगा केंद्र और प्रांत की जो है बात क्या है, हम एक अलग से पेज लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहले क्या था कि ये समझिए ये सेंटर था, ठीक है ना, ये सेंटर था, और इसके बाद क्या है कि इसमें आप 3 प्रांत लेते हैं जिसको प्रेसिडेंसी प्रांत कहा जाता था, बंबई, बंगाल और तीसरा हो जाएगा मद्रास, ठीक है ना। बंबई, बंगाल तथा मद्रास, इसमें बंबई का शासन जो है गवर्नर काउंसिल के माध्यम से करता था, और इन सभी गवर्नरों के जनरल के रूप में शासन कौन करता था, गवर्नर जनरल, और उसके लिए भी एक सहयोग प्रदान करने के लिए एक काउंसिल होता था, एक परिषद होता था। अब आप अपने आप से सवाल करो, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एक एक बात को ध्यान में रखिए कि क्या भारत की आजादी के पहले कोई व्यक्ति गवर्नर हो सकता था, या फिर गवर्नर जनरल हो सकता था? कोई भी भारतीय नहीं हो सकता था, ठीक है ना, कोई भी भारतीय नहीं हो सकता था। फिर दूसरी बात कि जो काउंसिल, जो परिषद था, जो इसकी सहयोग किया करते थे, इसका सहयोग किया करते थे, इस सब में आप बताओ कि क्या कोई भारतीय थे? भारतीय नहीं थे, ठीक है। 1919 में ये इसी को, जो भारतीय नहीं थे, और काम आपका क्या, भारत पर शासन करना, भारत पर शासन करना, तो भारत पर शासन करना, और भारत किसका घर है, भारतीयों का। तो भारत ये कह रहे थे कि भाई हमको अपने शासन में शामिल करिए, और शासन में शामिल कहां करेंगे, तो 1919 के अधिनियम में केंद्र में कोई हरकत ही नहीं किया, प्रांतों में बात की गई, और प्रांतों में भी क्या किया गया कि प्रांत के जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि केंद्र में गवर्नर जनरल है तो इसके पास कुछ विषय होंगे, प्रांतों के अपने अलग अलग विषय होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रांतों का जो विषय था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया, 2 भागों में बांटा गया। एक भाग हो गया ट्रांसफरेबल, दूसरा हो गया रिजर्व। ट्रांसफरेबल हो गया, रिजर्व हो गया, ट्रांसफरेबल हो गया, रिजर्व हो गया, ठीक है। रिजर्व का मतलब है वो सारे विषय जो अभी भी गवर्नर को काउंसिल के माध्यम से करना था, गवर्नर काउंसिल के माध्यम से करना था, और इसके बाद सारे विषय ट्रांसफर कर दिए गए, जिसका शासन गवर्नर को इलेक्टेड बॉडी के माध्यम से करना था, इलेक्टेड का मतलब इलेक्शन, आप समझिएगा, ठीक है, इलेक्टेड का मतलब हो गया इलेक्शन हो गया। तो यहां पे इलेक्टेड बॉडी इलेक्शन हो गया, यानी चुनाव के माध्यम से यहां पे भारतीय को चुनकर इसमें शामिल किया जाना था, यानी इसके लिए क्या होना था, इलेक्शन। और यही इलेक्शन फिर हमने आपको बताया था कि 1919 का अधिनियम के अंतर्गत इसी में इलेक्शन करने के लिए नवंबर 1920 में, नवंबर 1923 में, नवंबर 1926 में कुल 3 चुनाव हुए थे। याद करिएगा कि पहले नवंबर 1920 में होना था, असहयोग आंदोलन चलना था, चूंकि इसमें चुनाव के बहिष्कार का मामला था, तो इसलिए असहयोग आंदोलन की वजह से इसमें क्या है कि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन इन दोनों में भी कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी तीनों में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ध्यान रखिएगा 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में 3 चुनाव हुए, तीनों में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। लेकिन 1923-1926 में किसने भाग लिया, स्वराज्य पार्टी ने भाग लिया, जो कांग्रेस के एक दल के रूप में भाग लिया था। कांग्रेस ने डायरेक्ट भाग नहीं लिया, कांग्रेस के एक सबऑर्डिनेट के रूप में स्वराज्य पार्टी ने इसमें भाग लिया था, ठीक है ना। तो ये चुनाव हुए क्यों, इसलिए क्योंकि यहां पे इलेक्टेड बॉडी में भारतीयों को चुनकर शामिल किया जाना था, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो 2 अलग अलग जो है वो क्या है कि एंटिटी बन गई है। पहले गवर्नर को ही काउंसिल के माध्यम सारे विषय को देखना था, अब क्या है विषय को बांट दिया गया। भारतीय चिल्ला रहे थे नहीं हमको शामिल करिए, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि रुको, कुछ विषय हम निकालते हैं, अपने से हटाते हैं और तुमको देते हैं। और गवर्नर ने जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे सब अपने पास रख लिया, जितना भी विशेषकर फाइनेंस से रिलेटेड जो मामला था वो अपने पास रख गया, और जो ज्यादा जिम्मेदारी वाली थे वो जिम्मेदारी वाली ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि अगर बिजली पानी की व्यवस्था करनी है आपका काम है, लेकिन पैसा जो है वो आपके हिस्से में है, और जब तक आप पैसा दोगे नहीं बिजली पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे आप, और बिजली पानी की व्यवस्था नहीं करोगे आप तो जनता क्या समझती है, जनता अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती तो जनता क्या करती है, जाके जो है वो क्या करती है, वो ट्रांसफार्मर जला देती है, वहां पे स्थानीय जो जेई होते हैं उनको जाके परेशान कर देते। वो चुरा थोड़ी रहा है, वहां से जब दिया जाएगा बिजली तभी तो वो देगा, वो छुपा के तो रखा नहीं है, वो कहीं किसी टंकी में कोई कालाबाजारी तो बिजली का कर नहीं रहा है। लेकिन होता क्या है कि निशाने पर वही होता है,
तो सेम चीज है कि यहां पे जो ट्रांसफरेबल विषय था उसमें जिम्मेदारियां ज्यादा थी, लेकिन मतलब कह सकते उत्तरदायित्व ज्यादा थे, अधिकार नहीं थे। अधिकार किसके पास है? जिसके पास धन होगा, धन देंगे तुम्हें तब तुम जनता के लिए कल्याण करोगे, और जनता के सम्मुख तुम हो, मैं तो पीछे हूं, मैं आपको धन दूंगा नहीं। धन भाई हमने तो धन का निष्कासन के लिए लिया है ना, मैं धन यहां पे कमाने के लिए आया हूं कि तुम्हें देने के लिए आया हूं। तो अंग्रेज जो है वो क्या करते थे, धन वाला मामला अपने पास रखा, और सामने में जो भारतीय थे, जो इलेक्टेड बॉडी के माध्यम से आना था, जनता यही जानती थी कि इसी की जिम्मेदारी है, इसी की जिम्मेदारी है, तो वो उसको पीटती थी या उसको पकड़ती थी। तो उसके पास क्या था, उत्तरदायित्व ज्यादा थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी, लेकिन अधिकार नहीं थे। और जो सरकार थी, जो यहाँ पे गवर्नर जो ये थे, जो रिजर्व विषय था, उस पे गवर्नर उसका पूरा अधिकार, वो जो है वो क्या है, उसके पास अधिकार तो थे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इसी को कहा गया 1919 के अधिनियम को कहा गया कि यह एक भारतीयों के दृष्टिकोण से ये अधिकार विहीन उत्तरदायित्व यानी कि इसके पास जो है, जो ट्रांसफरेबल विषय था, जहां भारतीयों को चुना जाता है, यहां पे अधिकार नहीं थे, उत्तरदायित्व थे। यहां पे अधिकार ही अधिकार थे, उत्तरदायित्व नहीं थे। इसको कहा गया उत्तरदायित्व विहीन अधिकार, इसको कहा गया अधिकार विहीन उत्तरदायित्व। ये है द्वैध शासन, ठीक है। लेकिन अब चलिए, ये तो हो गया ट्रांसफर विषय। तो भारतीयों का पहला जो ऑब्जेक्शन था वो यहां पे था कि भाई आपने जो है वो ट्रांसफरेबल विषय, यानी जो सबसे कम महत्व के विषय थे और जिसमें अधिकार कम उत्तरदायित्व ज्यादा थे, वो तो ट्रांसफर कर दिया और मेन विषय अपने पास रख लिया। ये तो जो है गलत है। तो पहला ऑब्जेक्शन यहां पे था। दूसरा ऑब्जेक्शन यहां पे था, ये जो विषय ट्रांसफर भी कर दिया ना, इस पर भी पूरा अधिकार नहीं दिया। इस पर क्या लगा दिया, इलेक्टेड बॉडी के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से भारतीय चुनकर जाते, सब लोग जानते हैं अरे चुनाव हो रहा है, भारत के लोग, लेकिन लगा किसको दिया, गवर्नर। गवर्नर यहां बैठा हुआ था सबका गर्दन दबाने के लिए, और ये मेजोरिटी में कोई डिसीजन लेता था और गवर्नर ने कहा कि नहीं तो नहीं होगा, हां तो हां, यानी इसको वीटो पावर दे दिया गया। तो इस तरह से एक तरह से समझिए कोई अधिकार ही नहीं था, ठीक है। इसलिए जो है यहां पे गर्मपंथियों ने इसका विरोध किया था। गर्मपंथियों ने कहा कि कोई अधिकार ही नहीं है। नरमपंथी जो कहते थे भाई धीरे धीरे दे रहा है ना, आगे बढ़ो, अब इसमें माथा कपाने की क्या जरूरत है, सरकार धीरे धीरे कर रही है, थोड़ा और आगे जाएगी और जो है अधिकार मिलेगा। लेकिन गर्मपंथियों ने कहा इनसफिशिएंट, तभी वहां पर एक विवाद जो है वो क्या है कि फिर से होने लगा था, ठीक है ना। तो यहां पे दूसरा हो गया। तीसरा विवाद, तीसरा ऑब्जेक्शन जो है वो क्या था इस जगह पे, कि आपने यहां पे चलिए थोड़ा बहुत किया, लेकिन केंद्र में तो अभी भी निरंकुशता बनी हुई है। वहां पर तो पूरा विषय जो है अभी क्या है, गवर्नर जनरल को काउंसिल के माध्यम से करना था। तो भारतीयों ने कहा कि ये गलत है, गवर्नर के अधिकारों में कटौती करिए, और ट्रांसफरेबल विषय है वो जो है कम महत्वपूर्ण है, सारे विषय दीजिए, केंद्र में भी लागू करिए, यही आवाज हो रही थी। अब देखिए ये बैकग्राउंड में, अब आप समझिए इसका पूरा मामला कि प्रांतों में लागू द्वैध शासन के समापन की बात की गई। साविन आयोग आया था ना, साविन आयोग ने भी देखा कि दोहरा शासन, द्वैध शासन लागू है। तो द्वैध शासन का मतलब ध्यान ये रखिएगा, दो भिन्न भिन्न शक्तियों का शासन, गवर्नर काउंसिल, गवर्नर इलेक्टेड बॉडी, रिजर्व विषय, ट्रांसफरेबल विषय। पहले सारा विषय गवर्नर काउंसिल के माध्यम से देखता था, अब विषय को दो भागों में बांटा गया। देखिए ये लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं हो रही है, ये शासन की बात हो रही है, कार्यपालिका की बात हो रही है। जब हम द्विसदनीय कहेंगे तो वो विधायिका हो जाएगा, और यहां पे द्वैध शासन की बात हो रही है, कार्यपालिका। कार्यपालिका में द्वैध शासन क्या है, तो एक विषय ट्रांसफरेबल हो गया, एक विषय रिजर्व हो गया। रिजर्व विषय का शासन गवर्नर को काउंसिल के माध्यम से, और जबकि जो है जो ट्रांसफरेबल विषय थे गवर्नर को इलेक्टेड बॉडी के माध्यम से करना था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इलेक्टेड बॉडी के माध्यम से करना था। तो यहां पर ये एक अंतर हो गया बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये दो भिन्न भिन्न पार्टों में बट गया ना, इसलिए इसको कहा गया द्वैध शासन, ठीक है, दो भिन्न भिन्न शक्तियों का शासन। तो 1919 में प्रांतों में लागू किया गया, केंद्र में लागू नहीं था, केंद्र में द्वैध शासन नहीं था। और इसलिए भारतीयों ने कहा कि एक तो तुम यहां पे अधिकार कम दिए हो, केंद्र में तो निरंकुशता बनी है। 1935 के अधिनियम में क्या कहा जाएगा, कहेगा कि ऐसा है कि तुम जो ये चिल्ला रहे हो, 1935 के अधिनियम में समझिएगा कि जो भारतीयों ने कहा कि नहीं सारे विषय दीजिए, या जो है तो क्या हुआ 1935 के अधिनियम के अंतर्गत
1935 के अधिनियम के अंतर्गत कुछ चीजें जो है थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं तब समय में 1935 के अधिनियम, ये जो रिजर्व विषय था ना ये भी यहां पे मिला दिया, यानी सबको मिलाकर फिर से एक कर दिया गया जो पहले था। लेकिन इसका शासन गवर्नर को इलेक्टेड बॉडी के माध्यम से करना था, यानी काउंसिल खत्म हो गया, अब इसी इलेक्टेड बॉडी में भारतीयों को चुनाव करना था। तो इसका मतलब हो गया 1919 के अधिनियम में प्रांतों में जो द्वैध शासन था अलग अलग, 1935 में मिलाकर फिर से एक कर दिया गया, यानी कि जो गवर्नर इलेक्टेड बॉडी था ना, रिजर्व विषय भी इसको दे दिया गया, तो फिर से मिलकर एक हो गया। तो अब द्वैध शासन खत्म हो गया कि नहीं, अब दो अलग अलग शक्तियां नहीं रहेगी, पूरी शक्तियां यहां पे। लेकिन इसमें भी देखिए, ध्यान रखिए, गवर्नर को बनाए रखा हुआ है, इसको भी खत्म कर दिया गया, मिलाकर एक कर दिया गया गवर्नर इलेक्टेड बॉडी, मिलाकर एक कर दिया गवर्नर इलेक्टेड बॉडी, और इसी इलेक्टेड बॉडी में भारतीयों का चुनाव के माध्यम से शामिल होना था। ठीक है, तो भारतीयों ने कहा कि नहीं, हमको कम महत्व का दिया, कम महत्व का दिया। ब्रिटिश सरकार ने कहा लो पूरा दे रहे हैं, पूरा दे रहे हैं, लेकिन अधिकार कुछ नहीं, गवर्नर का वीटो पावर बना हुआ है। इसके बाद क्या होगा कि कहा गया कि सब भारतीयों ने कहा केंद्र में तो निरंकुशता बनी हुई है, ब्रिटिश सरकार ने कहा 1935 के अधिनियम के अंतर्गत लो इसको भी दो भागों में बांट देते, ट्रांसफरेबल रिजर्व हो गया, रिजर्व विषय का शासन गवर्नर जनरल काउंसिल के माध्यम से, ट्रांसफरेबल विषय का गवर्नर जनरल इलेक्टेड बॉडी के माध्यम से, और यहीं पे चुनाव होना था, चुनाव में शामिल होना था। तो इस तरह से दो भागों में बांट दिया गया। समझ में बात आ रही है? तो ये विषय का जो है बंटवारा था। और ध्यान रखिएगा, अब इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू था वो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समाप्त हो गया, सारे विषय मिलाकर एक कर दिया गया। अब ये द्वैध शासन कहां पे ले जाया गया? केंद्र में, और केंद्र में दो भागों में विषयों को बांट दिया गया। तो ठीक है, तो याद रखिएगा कि सवाल पूछा जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन कौन से अधिनियम के अंतर्गत लागू हुआ? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो गया कौन से अधिनियम के अंतर्गत? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। केंद्र में द्वैध शासन कौन से अधिनियम के अंतर्गत आया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत आया। ठीक है, ये याद रहेगा। अब देखिए क्या है, एक और द्वैध शासन से ही मिलता जुलता है द्विसदनीय विधायिका। देखिए ध्यान रखिएगा, इसका यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं इसके बारे में एक बात आपको और बता दूं कि ध्यान यहां पे रखना है कि द्वैध शासन ठीक है, द्वैध शासन और द्विसदनीय विधायिका, द्वैध शासन का मतलब है प्रांतों का दो विषयों में, ट्रांसफरेबल विषय, रिजर्व विषय। ये हो जाएगा कार्यपालिका, ये एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव। सरकार के तीन अंग होते हैं ना, ठीक है, सरकार के तीन अंग होते हैं, ये कार्यपालिका हो गया। तो कार्यपालिका की बात आएगी तो हो जाएगा ये द्वैध शासन, और द्विसदनीय विधायिका जो ये लेजिस्लेचर यानी विधायिका हो जाएगा। ये केंद्रीय विधानसभा, विधान परिषद ऐसे होगा, ठीक है, जैसे लोकसभा राज्यसभा है, द्विसदनीय विधायिका है, राज्यों में विधानसभा विधान परिषद द्विसदनीय विधायिका है, वो विधायिका है, ये द्वैध शासन है, ये कार्यपालिका को शो कर रहा है, वो विधायिका को शो कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना जोर देखने का रीजन यही है कि इसमें इतना कंफ्यूजन होता है। अब देखिए द्वैध शासन प्रांतों में प्रोविंस में द्वैध शासन कौन से अधिनियम के अंतर्गत आया? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, अभी भी बताया। फिर ये केंद्र में जो है सेंटर में चला गया कब? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। लेकिन जब द्विसदनीय विधायिका की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, पहले सेंटर में जो है द्विसदन लागू किया गया 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। कुछ प्रांतों में, कुछ प्रोविंसेस में ये लागू हुआ 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जब द्वैध शासन की बात आएगी कि द्वैध शासन प्रांतों में पहली बार 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, द्विसदनीय विधायिका प्रांतों में पहली बार 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। दूसरी बात, द्वैध शासन केंद्र में पहली बार 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, द्विसदनीय विधायिका केंद्र में पहली बार वो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, इसको थोड़ा सा समझिए कि जैसे लोकसभा राज्यसभा केंद्र में है तो पहले लोकसभा राज्यसभा बना होगा या पहले विधानसभा विधान परिषद प्रांतों में बना होगा?
तो जाहिर सी बात है सवाल क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा पहले बना होगा। तो लोकसभा राज्यसभा यानी केंद्र में द्विसदनीय विधायिका पहले 1919 का अधिनियम आया, तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, प्रांतों में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। ये हो गया विधायिका, ये अलग चीज है। द्वैध शासन की बात यहां लोकसभा राज्यसभा नहीं, द्वैध शासन का मतलब ट्रांसफरेबल रिजर्व, तो ये प्रांतों में द्वैध शासन पहली बार 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, और केंद्र में पहली बार तो वो हो जाएगा वहां पर, ठीक है, वो हो जाएगा आपका केंद्र में पहली बार 1935 के अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। तो ध्यान ये रखिएगा 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में, प्रोविंसेस में द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट, डायआर्की रखा गया, इसमें ट्रांसफरेबल रिजर्व का जो है विषय किया गया, और सेंटर में प्रांतों में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। जहां तक द्विसदनीय विधायिका की बात है तो सेंटर में 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, प्रांतों में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत रखा गया, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त छोटी छोटी बातें समझ लीजिए। मताधिकार पहले की तुलना में अधिक करने की बात की गई, क्योंकि जो फ्रेंचाइजी था वो सार्वभौम वयस्क मताधिकार के कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर रहा था। उस समय कुछ ही वर्ग जो प्रभावशाली वर्ग थे, जो संपत्तिशाली वर्ग थे, जो जमींदार थे, कुलीन वर्गीय जो लोग थे, ठीक है, ब्लू ब्लडेड जिसको कहते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही लोगों को मतदान का अधिकार था। तो मताधिकार वो जो आज है ना, कि आज केवल और केवल एक ही क्राइटेरिया है कि 18 साल पूरा आपका होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं, इसके अतिरिक्त जाति क्या है, लिंग क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका जो है गरीब हो कि अमीर हो, महिला पुरुष, किस हिंदू मुसलमान क्या हो, कोई कंसिडरेशन नहीं, विदाउट हैविंग कंसिडरेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, ठीक है, जेंडर, रिलीजन, रीजन, कोई भी कंसिडरेशन जो है वो नहीं है। लेकिन उस समय बड़ा कंसिडरेशन था, उस समय बहुत सारी जो है क्राइटेरियाज थे, उसमें जो है आम लोगों को अधिकार नहीं था, बस इतना समझ लीजिए, बस केवल जो संपत्ति। तो इस 1935 के अधिनियम में कहा गया नहीं, इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, बढ़ाया जाएगा, कितना बढ़ाया जाएगा, क्या बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें। उसके बाद भारत में संघीय शासन की स्थापना, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में होना था, उसमें देशी रियासतों को भी जोड़ा जाना था, ठीक है ना, देशी रियासतों। तो शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में, इसमें जो है क्या है कि संघ लिस्ट में राज्य लिस्ट और समवर्ती लिस्ट हो गया, और रेजिडुअरी पावर, ठीक है, रेजिडुअरी पावर जो है, रेजिडुअरी जो वर्ड है ना, रेजिडुओ से बना, रेजिडुओ का मतलब होता है बचा खुचा, यानी पहले संघ लिस्ट में, राज्य लिस्ट और समवर्ती लिस्ट में सब में जो है विषय दे दिया गया। इसके अतिरिक्त जो बचा खुचा विषय, जो अवशिष्ट विषय, वो शेष हो गया अवशिष्ट अधिकार। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि 1935 संघीय शासन की व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई। बल्कि इसके पहले एक और बात मैं कह दूं कि ये समझा दूं कि ये हमने जो लिखा था कि द्विसदनीय विधायिका, टू हाउसेस लेजिस्लेचर, ये जो हमने आगे बढ़ गए थे, ठीक है ना। तो देखिए टू हाउसेस लेजिस्लेचर, कुछ प्रांतों में भी इसे लाने की बात की गई, कुछ प्रांतों में, यानी कि केंद्र में 1919 में ही तो आ गया था ना, तो केंद्र की बात छोड़िए, 1935 के अधिनियम में कहा गया कि नहीं, अब कुछ प्रांतों में भी टू हाउसेस लेजिस्लेचर होंगे। और वो टू हाउसेस लेजिस्लेचर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे असम, बिहार, बंबई, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस और मद्रास, यानी असम में हो गया, बिहार में हो गया, बंबई में, बंगाल में, यूनाइटेड प्रोविंस का मतलब हो गया संयुक्त प्रांत, यानी आज का उत्तर प्रदेश, ठीक है, आज का यूपी, और मद्रास। तो असम, बिहार, बंबई, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस और जो है मद्रास, ठीक है, ये 6 राज्य में, इसमें भी जो है द्विसदनीय विधायिका, द्विसदन सभी 11 प्रांतों में क्या था, विधानसभा सभी 11 प्रांतों में थे, 11 प्रोविंसेस थे ब्रिटिश शासन के डायरेक्ट शासन में, जिसके बारे में आगे भी बात करेंगे। तो वो सब जगह विधानसभा तो था, लेकिन विधान परिषद जो है वो कुछ प्रांतों में लाने की बात की गई, और वो कहां, असम, बिहार, बंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत और मद्रास। तो ये याद रखिएगा, 2 हो गया विधानसभा, विधान परिषद, द्विसदनीय विधायिका, टू हाउसेस लेजिस्लेचर, कुछ प्रांतों में। नोट, अब नोट यहां पे लिख दिया है, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ही लागू हो गया था, ठीक है। तो जिसको नोट करना है वो कर लीजिएगा, पॉज देकर जो है आप लोग लिख लीजिएगा, द्विसदनीय विधायिका, टू हाउसेस लेजिस्लेचर, कुछ प्रांतों में भी इसे लाने की बात की गई, असम, बिहार, बंबई, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस एंड मद्रास हो गया, और सभी 11 प्रांतों में विधानसभा तो था, लेकिन विधान परिषद इन्हीं 6 प्रांतों में लागू किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है।
और जो है इसके बाद देखिएगा हमने बताया मताधिकार बढ़ाने संघीय शासन की स्थापना की बात। अब संघीय शासन की बात समझिए, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, विषयों का बंटवारा, संघ लिस्ट हो गया, यूनियन लिस्ट हो गया, इसमें 59 विषय थे 59, ठीक है। प्रांतीय लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट, इसमें 54 विषय हो जाएगा। इसके बाद कंकरेंट लिस्ट हो गया जिसको समवर्ती सूची कहा जाता है, वो क्या हो जाएगा, कंकरेंट लिस्ट जो है उसमें 36 विषय थे, ठीक है। और समवर्ती लिस्ट मतलब समझते ही हो कि जिसमें के जो अब आज जो है वर्तमान भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो वर्तमान भारत में ये कहाँ है, 7वीं अनुसूची, ठीक है। वर्तमान में जो है वो क्या है, 7th शेड्यूल्ड में, ठीक है। इसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूं, ठीक है, संविधान वाले पोर्शन में 7वीं अनुसूची में, ठीक है। और समवर्ती लिस्ट में क्या है, केंद्र राज्य, इसका जो विषय इसमें केवल यूनियन ही बनाएगी। इसमें जो है विषय 54 विषय सब जो है वो शासन कौन करेगा, सब जो है प्रांत के गवर्नर करेंगे, ठीक है। समवर्ती लिस्ट जो हो जाएगा, कंकरेंट लिस्ट, इसमें केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है कानून, लेकिन विवाद होगा तो केंद्र की बात माननी होती है, ठीक है ना, ये हो गया। और अवशिष्ट अधिकार जिसको रेजिडुअरी पावर कहा गया, रेजिडुअरी शब्द जो है ध्यान रखिएगा रेजिडुओ से निकला है, और रेजिडुओ का मतलब होता है बचा खुचा, यानी कि जो 3 विषय पहले हमने बताया उससे बचे खुचे उसके बाद का जो बचा खुचा विषय है वो अवशिष्ट अधिकार। और अवशिष्ट अधिकार पर मतैक्य नहीं हो पाया तो क्या हुआ, गवर्नर जनरल को दे दिया गया, और गवर्नर जनरल केंद्र अथवा प्रांत किसी को भी दे सकता था, ठीक है। संघीय शासन की व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, विषयों का बंटवारा है, संघ लिस्ट, ठीक है, संघ लिस्ट हो गया। इसके बाद प्रांतीय लिस्ट हो गया, समवर्ती लिस्ट हो गया, संघ लिस्ट 59 विषय, 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय, समवर्ती लिस्ट में 36 विषय हो गया। और बचा हुआ जो अवशिष्ट अधिकार है, जो रेजिडुअल पावर था, ठीक है, रेजिडुअरी पावर गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जो केंद्र अथवा प्रांत किसी को भी दे सकता था, ठीक है ना। अब देखिए हमने आपको बताया कि केंद्र और राज्य के बीच अगर आज कोई झगड़ा होता है तो याद रखिएगा किसी भी हाई कोर्ट को राइट नहीं है। जैसे कि आप समझ जाइए कावेरी जल के विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच अगर विवाद है तो ऐसे विवादों का निपटारा जो है ध्यान रखिएगा किसी कर्नाटक बेंगलुरु हाई कोर्ट का या चेन्नई हाई कोर्ट को नहीं होगा। ऐसे 2 राज्यों के बीच जब भी कोई विवाद होगा, राज्य का केंद्र के बीच कोई विवाद होगा, राज्य के बीच विवाद होगा, राज्य प्लस राज्य वर्सेस केंद्र के बीच का कोई विवाद होगा, केंद्र प्लस राज्य कोई एक राज्य हो गया और राज्य प्लस राज्य का विवाद होगा, सब सुप्रीम कोर्ट देगा। एकमात्र अधिकार है, इसको प्रारंभिकीय क्षेत्रीय अधिकार, इसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है, ठीक है। इसको प्रारंभिकीय क्षेत्राधिकार, इसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहकर पुकारा जाता है, जहां पर जिसमें इस तरह के जो मामले होते हैं उसकी सुनवाई का एकमात्र अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है। इसके ऊपर कोई है ही नहीं और इसके नीचे के किसी भी कोर्ट को इसका राइट नहीं है, तो इसी को कहते हैं, ठीक है, इसी को प्रारंभिकीय अधिकार कहकर पुकारा जाता है। तो यहां पे जो है ध्यान रखिएगा जब विषयों का बंटवारा हो गया तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे को लेकर विवाद होगा, तो विवाद के निपटारा के लिए एक संघ न्यायपालिका की स्थापना की बात की गई, फेडरल कोर्ट की स्थापना की बात की गई संघीय मामलों के निपटारे हेतु, ठीक है। इसमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश व 2 सहायक न्यायाधीशों का प्रावधान था, और 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। प्रिवी काउंसिल जो है, और ध्यान यहाँ रखिएगा कि ये जो संघीय न्यायपालिका जो शुरू में हमने बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था, सुप्रीम जो था वो कौन था, प्रिवी काउंसिल, यानी यहां से मामला डिसीजन हुआ तो इसके बाद प्रिवी काउंसिल जो ब्रिटेन में था वहां पे जा सकता था, ठीक है, ब्रिटेन में सम्राट और उसके काउंसिल के पास, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग करने की बात की गई। 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है, 1937 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा विभिन्न लोगों की प्रतिक्रिया, इससे भी सवाल आते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने से दास्ता का एक नया चार्टर कहा, ठीक है, दास्ता का एक नया चार्टर कहा, और ये कहा कि यह अधिनियम अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की तरह था, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा, ठीक है। इसी प्रकार चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इसे द्वैध शासन पद्धति से भी अधिक बुरा एवं बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया। किसने? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा पूर्ण रूप से रद्दी, बुनियादी रूप से बुरा और स्वीकार करने अयोग्य, ये जो है वो क्या है कि ये अधिनियम है,
ठीक है। इस प्रकार भारत सरकार अधिनियम से रिलेटेड जो है ये वीडियो थोड़ा लंबा बना, ठीक है, लेकिन जो भी है सब आपके लिए है, हमारे लिए तो है नहीं। अब आपको बड़ा लगे छोटा लगे, ये पूरी बात पूरी समझाने के लिए हमने पूरी शक्ति झोंकी। भले ही लंबा वीडियो बन गया लेकिन आपके लिए था। आप इसका बेनिफिट उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, और अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर छोड़िए, क्योंकि यही एकमात्र जो है कह सकते जरिया है हमारे और आपके बीच संवाद स्थापित करने के इस आभासी दुनिया में। बस और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।